Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 3 of class 12 political science, book number 2. The chapter name is Politics of Planned Development. जब भारत आज़ाद हो चुका था 15 अगस्त 1947 को और हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था कि इतने बड़े डाइवर्स देश को, जहाँ पे इतनी ज़्यादा अलग अलग तरह की एथनिसिटीज़ हैं, उन सबको साथ मिलाकर कैसे रखा जाए। खैर, उस चैलेंज से भी हम उभर गए। हमने स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 पास करके सब राज्यों को एक सुव्यवस्थित ढंग से जिस तरह की भी उनकी मांग थी उस हिसाब से उन्हें संगठित कर दिया। जैसे पहला हमारा आंध्र प्रदेश हुआ था संगठित। पर वहीं पे ही अब देखो, देश का स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया, पर उसके साथ साथ बहुत सारी और भी जरूरी चीजें होती है। जैसे कि हम देश को विकास कैसे करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा। इसी के लिए भारत सरकार ने प्लानिंग कमीशन चलाया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई 1952 में, और हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 था। ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 चला, हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए 1991 में, ठीक है, और उस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज भी कहते हैं हम उसको। और उसके अलावा भी हमने 1969 में नेशनलाइजेशन किया बैंकों का। तो वो सब चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। So our very first topic is National Development Council. The National Development Council (NDC) was established in August 1952. You have to remember this. This is very important. याद रखना, प्लानिंग कमीशन भी बना था और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी बना था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 और प्लानिंग कमीशन 1950। The National Development Council (NDC) was established in August 1952 by an executive resolution of the Government of India on the recommendation of the first 5-year plan. First 5-year plan 1951 से लेके 56, जिसपे मेन फोकस किस पे था, एग्रीकल्चर पे। और ये सजेशन किसने दिया था कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होनी चाहिए? पीसी महल नोबिस। लाइक द अर्सवाइल प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, इट इज नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नॉर अ सिचुएटरी बॉडी। प्लानिंग कमीशन तो देखो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पर ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था ना ही सिचुएटरी बॉडी है। अच्छा, अब याद रखिएगा, प्लानिंग कमीशन का नया नाम नीति आयोग है। कंपोजिशन: द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज इट्स चेयरमैन एंड हेड। प्राइम मिनिस्टर, इसके जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन होंगे। तो यानी इस वक्त श्री नरेंद्र मोदी जी, और पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स सिंस 1967 इसके मेंबर्स होंगे। द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स विल बी इट्स मेंबर। द चीफ मिनिस्टर्स एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑल यूटीज विल बी इट्स मेंबर। भारत में 3 यूटीज ऐसी है जहां पे चीफ मिनिस्टर बनते हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन नाउ नीति आयोग। अब प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। द सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग कमीशन नाउ नीति आयोग एक्ट एज द सेक्रेटरी टू द एनडीसी। जो प्लानिंग कमीशन का सेक्रेटरी होगा, मतलब नीति आयोग का जो सेक्रेटरी होगा वो ही नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का भी सेक्रेटरी होगा। आपको ये भी याद रखना है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज आल्सो प्रोवाइडेड विद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर असिस्टेंस फॉर इट्स वर्क बाय द प्लानिंग कमीशन। और नीति आयोग के द्वारा इसको मदद भी मिलती है। जब भी हम कहीं पे प्लानिंग कमीशन बोल रहे हैं, आप याद रखिएगा हम नीति आयोग को इंडिकेट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई क्यों गई थी? टू सिक्योर कोऑपरेशन ऑफ स्टेट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। ताकि क्योंकि प्लानिंग कमीशन में क्या था, स्टेट्स उसके मेंबर नहीं थे, इस वजह से नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई ताकि स्टेट्स को भी इसमें जोड़ा जा सके, और स्टेट्स का भी कोऑपरेशन लिया जा सके। टू स्ट्रेंथन एंड मोबिलाइज द एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द नेशन इन सपोर्ट ऑफ द प्लान। ताकि जो भी संसाधन है राज्य के पास या देश के पास, उनका सही से उपयोग हो सके और देश का विकास हो सके। टू प्रोमोट कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज इन ऑल वाइटल स्फीयर। और पूरे देश के अंदर जो केंद्र सरकार चाहती है, राज्य सरकार के साथ मिलकर उन्हीं पॉलिसीज को लागू किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए। कई बार ऐसे होता है केंद्र में कोई और सरकार है और राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है, क्योंकि भारत में पार्टी 2598 है आज की डेट तक, गूगल पे आप देख सकते हैं। तो अब इतनी ज्यादा पार्टीज के होते हुए फिर दिक्कत तो होती है ना, इसीलिए उनको क्या बनाया, इनका मेंबर बना दिया गया, राज्यों के सीएम्स को और कैबिनेट मिनिस्टर्स को। टू एंश्योर बैलेंस्ड एंड रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ऑल इट्स पार्ट ऑफ द कंट्री। ताकि देश में विकास की जो दर है वो एक जैसी रहे। ये नहीं कि देश का एग्रीकल्चर तो डेवलप कर गया और इंडस्ट्री रह गया या सर्विस सेक्टर रह गया, ऐसा ना हो। फंक्शंस क्या है एनडीसी के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के?
टू प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ द नेशनल प्लान। देश के लिए तरक्की कैसे करनी है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल उसके लिए गाइडलाइंस तैयार करती है। टू कंसिडर द नेशनल प्लान एज प्रिपेयर्ड बाय द प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग के द्वारा जो प्लान बनाया गया है उसको भी कंसिडर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करती है। टू मेक एन असेसमेंट ऑफ द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड टू सजेस्ट मेजर फॉर आर्ग्यूमेंटिंग देम। ये वर्ड आप देख लीजिएगा एक बार, आर्ग्यूमेंट आर ही होना चाहिए यहाँ पे, आर्ग्यूमेंटिंग देम। कहने का मतलब ये है कि जो भी संसाधन है और उनका असेसमेंट करना और उनका सही से यूज करना, और नीति आयोग और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये दोनों काम मिलके कर सकते हैं, करेंगे। टू कंसिडर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज अफेक्टिंग नेशनल डेवलपमेंट। जो भी देश के विकास को में बाधा बन रहा है, चाहे वो सामाजिक कोई नॉर्म है, बिलीफ है, या फिर कोई इकोनॉमिक आर्थिक बिलीफ है, तो उस पे दोनों मिलके काम करेंगे ताकि उस समस्या से उभर जाया जा सके। टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ नेशनल प्लान फ्रॉम द टाइम टू टाइम। और जो भी देश के डेवलपमेंट के लिए प्लान बना है, टाइम टू टाइम उसकी को चेक करना कि वो सही से है तो, या उसमें किसी तरह का चेंज तो नहीं चाहिए, वो सब चीज। टू रिकमेंड मेजर फॉर अचीवमेंट ऑफ द एम्स एंड टारगेट सेट आउट इन द नेशनल प्लान। और जो भी नेशनल प्लान में एम्स तय हुए हैं उनको सही से इम्प्लीमेंट करना भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जिम्मेदारी है। अब देखो, नीति आयोग प्लान बनाएगा, कैबिनेट उसको अप्रूव करेगी, मिनिस्टर्स जो हैं केंद्र सरकार के वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास जाएगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल उसको पार्लियामेंट भेजेगी। ये प्रोसीजर होता है। नीति आयोग से कैबिनेट अप्रूव्ड करने के बाद, याद रखिएगा, तब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास जाएगा। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज द हाईएस्ट बॉडी बिलो द पार्लियामेंट, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसी मैटर विद रिगार्ड टू प्लानिंग फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्ट एज ब्रिज। क्योंकि ब्रिज का काम कर रही है प्लान, नीति आयोग, कैबिनेट और पार्लियामेंट के बीच में ब्रिज का काम कौन कर रहा है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एडवाइजरी बॉडी ऑफ द प्लानिंग कमीशन, और ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एडवाइजरी बॉडी के रूप में भी काम करता है प्लानिंग कमीशन के, नीति आयोग के। एंड इट्स रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग। अब देखो, अगर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने कोई रिकमेंडेशन दी नीति आयोग को, तो याद रखना नीति आयोग उन्हें मानने के लिए बाउंड नहीं है। वो सिर्फ उनको हियर कर सकती है, और मानना या ना मानना ये नीति आयोग का अपना विवेक होगा। आइए अब नीति आयोग को ही पढ़ते हैं। इन संस्कृत द वर्ड नीति मीन्स मोरालिटी, बिहेवियर, गाइडेंस, इटीसी। और प्लानिंग भी कह सकते हैं, योजना भी कह सकते हैं। नीति का मतलब योजना भी होता है। बट इन प्रेजेंट कंटेस्ट इट मीन्स पॉलिसी एंड द नीति स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आप नीति की फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, कंपटीशंस में भी पूछता है और आपके एग्जाम में भी वन वर्ड में पूछ सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, नीति। After independence, a planning commission based on socialist model was formed for the plan development of India. आजाद होने के बाद हमने एक प्लानिंग कमीशन बनाया था देश के विकास के लिए। But in the era of globalization, especially in the 21st century, it was becoming ineffective and irrelevant, particularly in terms of coping pressing challenges of development। पर ग्लोबलाइजेशन के इरा में ये सही से काम नहीं कर पा रहा था, इस वजह से हमने इसको रिफॉर्म्स भी लाए इसमें, और इसका नाम भी चेंज करके क्या कर दिया था हमने, नीति आयोग। हेंस ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच ऑन 15 अगस्त 2014 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टॉक्ड अबाउट द अबॉलिशन ऑफ प्लानिंग कमीशन को खत्म करने की बात करी उन्होंने, और क्या उसकी जगह बनाने की बात कही, नीति आयोग। नीति आयोग वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन की जगह इसको बनाया गया ऑन 1 जनवरी 2015 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइस टू द यूनियन गवर्नमेंट। याद रखिएगा, रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल के लिए जो यूनियन गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी उस पे एडवाइस दे सकता है ये। देखिए यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट है, नीति आयोग यूनियन गवर्नमेंट को एडवाइस देगा सेंट्रल और स्टेट लेवल पे जो पॉलिसीज बनानी है। स्टेट गवर्नमेंट बाध्य नहीं है नीति आयोग की पॉलिसीज को मानने के लिए या सलाह लेने के लिए। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन। और याद रखिएगा, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन भी कौन होता था? जो भारत का प्रधानमंत्री होता था। नीति आयोग का चेयरमैन भी कौन होता है? जो भारत के प्रधानमंत्री होता है। जैसे इस वक्त नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? जो हमारे प्रधानमंत्री है प्रेजेंट में, श्री नरेंद्र मोदी जी, वो इसके क्या है इस वक्त? चेयरमैन है, एक्स ऑफिसो चेयरमैन है।
एंड ही अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन, और याद रखिएगा जो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होगा वो ही वाइस चेयरपर्सन को अपॉइंट करेगा, और इस वक्त कौन है टिल डेट आज की तारीख में? डॉक्टर राजीव कुमार। टू हार्मोनाइज द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी एंड टू प्रिपेयर स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क एंड ऑफ पॉलिसी, और देश के लिए, देश के आर्थिक विकास या देश की तरक्की या देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पॉलिसीज बनाने की जिम्मेदारी या प्लानिंग बनाने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? नीति आयोग का काम होता है मेनली आमतौर पर। एंड टू प्रिपेयर स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क ऑफ द पॉलिसी एंड प्रोग्राम, नीति आयोग एक्ट एज द थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, और केंद्र सरकार का थिंक टैंक भी अगर कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि थिंक टैंक कौन होता है गवर्नमेंट का, तो आप उस पर टिक लगाइएगा नीति आयोग पर। बाय अडॉप्टिंग अ बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच आगे आपको दिख जाएगा अभी इसमें। द नीति आयोग एक्ट्स इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में याद रखिएगा सब एक दूसरे से मिलके काम करते हैं, और फेडरलिज्म क्या होता है? जहां पे राज्य सरकार अलग होती है, केंद्र सरकार अलग होती है। इंडिया इज अ क्वासी फेडरल, अमेरिका इज अ फेडरल, हम आधे फेडरल हैं आधे फेडरल नहीं है। फेडरलिज्म एज इट एंश्योर्स इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द कंट्री, ठीक है ना। तो लेट अस रीड कंपोजिशन क्या है। सबसे ऊपर चेयरपर्सन जो कि प्रधानमंत्री होते हैं भारत के, वाइस चेयरपर्सन नॉमिनेट होंगे किसके द्वारा? प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और इस वक्त कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय, ये भी पीएम के द्वारा ही होंगे, और जो इस वक्त कौन है? अमिताभ कांत। फुल टाइम मेंबर्स, पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं इसमें, एक्स ऑफिसो मेंबर्स होते हैं, काउंसिल्स होती है, और स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं। फुल टाइम मेंबर्स तो जो इसके परमानेंट मेंबर रहते हैं, पार्ट टाइम मेंबर दो होते हैं फ्रॉम रिलीवेंट इंस्टीट्यूशन, जो इसी फील्ड से जुड़े हुए हों, प्लानिंग से के ही क्षेत्र से, और एक्स ऑफिसो मेंबर्स मैक्सिमम 4 हो सकते हैं यूनियन मिनिस्ट्रीज से, ठीक है, केंद्र मंत्री इसके 4 वो मेंबर बन जाते हैं। काउंसिल के अंदर 2 तरह की काउंसिल है, गवर्निंग काउंसिल और रीजनल काउंसिल, जो स्टेट्स का काम देखती है, और गवर्निंग जो इंप्लीमेंट करने का पॉलिसी का देखती है। स्पेशल इन्विटीज कौन होंगे? जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे, ये भी आपको याद रखना है। ये पूरा स्ट्रक्चर है नीति आयोग का, आप इसको अपने नोटबुक में जरूर बना लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम पर्सपेक्टिव। हाउ नीति आयोग इज डिफरेंट फ्रॉम प्लानिंग कमीशन से अलग कैसे है? देखो, प्लानिंग बॉटम अप अप्रोच है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, और प्लानिंग कमीशन टॉप डाउन अप्रोच है, ठीक। नीति आयोग में क्या होता है? प्लानिंग नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और प्लानिंग कमीशन में क्या होता था? प्लानिंग ऊपर से नीचे की तरफ आती थी, केंद्र, राज्य, फिर जिला, फिर पंचायत, इस तरह था। फाइनेंशियल पावर्स, नीति आयोग एडवाइजरी है, पावर फाइनेंस मिनिस्ट्री को एडवाइस दे सकते हैं, और प्लानिंग कमीशन को फाइनेंशियल पावर्स पूरी थी। स्टेट रोल, मोर सिग्निफिकेंट रोल, पार्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल का पार्ट बन जाता है नीति आयोग का एक राज्य, और प्लानिंग कमीशन में क्या था? लिमिटेड टू नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तक ही स्टेट सीमित रहता था, प्लानिंग कमीशन से उसका कोई भी ताल्लुक आमतौर पर नहीं था। टाइप्स ऑफ प्लान, ये क्वालिटेटिव पे ध्यान देता है नीति आयोग, और प्लानिंग कमीशन किस पे ध्यान देता था? क्वांटिटीज पे। वाई नीति आयोग रिप्लेस प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग को क्यों रिप्लेस किया, मतलब क्यों प्लानिंग कमीशन की जगह लाया गया? नीति आयोग विल एक्ट मोर लाइक अ थिंक टैंक ऑफ फोरम से इट्स सपोर्टर्स इन द कॉन्ट्रास्ट विद द प्लानिंग कमीशन विच इम्पोज 5-year प्लान एंड एलोकेटेड रिसोर्सेज टू हिट सेट इकोनॉमिक टारगेट्स। और नीति आयोग क्या करेगा कि ये गवर्नमेंट के थिंक टैंक के रूप में काम करेगा, जो इसके सपोर्टर हैं वो मानते हैं कि ये अच्छा है, ये प्लानिंग कमीशन से ज्यादा अच्छा काम देश के अंदर कर सकता है। नीति विल इंक्लूड लीडर्स ऑफ इंडिया 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज के लीडर्स इसके पार्ट होंगे, बट इट्स फुल टाइम स्टाफ और डिप्टी चेयरमैन, जो हमने अभी पढ़ा किसके द्वारा नॉमिनेट होता है, याद रखिएगा, एक्स ऑफिसो चेयरमैन यानी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और डिप्टी चेयरमैन कौन है इस वक्त? राजीव कुमार जी हैं। सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, और इस वक्त कौन है सीईओ हमारे इसके नीति आयोग के? याद रखिएगा आप, अमिताभ कांत। एंड एक्सपर्ट्स विल आंसर्स डायरेक्टली टू पीएम के प्रति उत्तरदायित्व होगा इनका। हु विल बी चेयरमैन, जो कि प्रधानमंत्री इसके नीति आयोग के चेयरमैन होंगे। इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लानिंग कमीशन विच यूज टू रिपोर्ट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। प्लानिंग कमीशन में क्या होता था? इनको क्या किसको रिपोर्ट करना था? होता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को। पर इसमें क्या होगा नीति आयोग में? ये जो मेंबर्स होंगे सीईओ या डिप्टी चेयरमैन, ये किसको डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे? एक्स ऑफिसो चेयरमैन को, यानी प्रधानमंत्री जी को।
नीति आयोग will invite greater involvement of states while the planning commission took a top down approach। और नीति आयोग में क्या होता था, स्टेट्स को ज्यादा वो दिया गया पार्टिसिपेशन, पर प्लानिंग कमीशन में तो जो केंद्र सरकार फिर राज्य सरकार को वो पॉलिसी माननी पड़ती थी। द पीसीज रोल formulation of planning commission's role was formulation of broad policies and its capacity was more advisory। उसकी एडवाइजरी थी या फिर पॉलिसी बनाना उसका मेन काम था। नीति आयोग शैल हैव पावर्स फॉर रिसोर्सेज एलोकेशन टू स्टेट। राज्य सरकार को संसाधन देने की पावर्स भी इसके पास है, बेस्ड ऑन देयर रेस्पेक्टिव नीड, जितनी उनको जरूरत है उस हिसाब से। द स्टेट हैड लिटिल डायरेक्ट से इन पॉलिसी planning, which was the preview of the planning commission। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट वाज इनडायरेक्ट थ्रू द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के जरिए उनका प्लानिंग कमीशन में होता था उसमें पार्टिसिपेशन, पर नीति आयोग में उनका डायरेक्ट है। तो इसलिए भी नीति आयोग प्लानिंग कमीशन से बेहतर है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन में जो राज्य होते थे वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के जरिए जुड़ते थे प्लानिंग कमीशन से, पर नीति आयोग में वो डायरेक्ट जुड़ रहे हैं। इट विल नॉट बी रिपीटेड इन द नीति आयोग में ये नहीं था। प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हमारा वहां पे फिनिश हुआ। लेट अस सी फर्दर चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों बदलता जा रहा है? द डेवलपमेंट ऑफ ओडिशा, न्यू ओडिशा, थ्रू इट्स रिच आयरन रिसोर्सेज वर नॉट ग्रीटेड openly by the tribals in the state। They forced loss of their employment as well as lodging। Therefore the ideas of development have always witnessed conflict। कई बार क्या होता है, विकास अपने साथ मतभेद भी लाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लो कहीं किसी एक एरिया में डैम बनना है, अब उस एरिया में डैम बनाने के लिए बहुत बड़ा भूभाग चाहिए होगा, जमीन चाहिए होगी। जमीन कहाँ से आएगी? जब वहां के लोगों से जमीनें ली जाएंगी और उनको वहां से कहीं पे डिस्प्लेस किया जाएगा, कहीं और बेचा जाएगा। तो कई बार लोग जो प्रकृति से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, जैसे ट्राइब्स के लोग प्रकृति से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, वो नेचर को नहीं छोड़ना चाहते। तो फिर डेवलपमेंट्स क्या होता है, कई बार कंफ्लिक्ट के लिए भी विटनेस बन जाता है, जैसे ओडिशा का इसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा। At the time of independence, the leaders consulted with the public opinion, opposition and political judgment to select an appropriate economic model for the country। जब देश आजाद हुआ था उस टाइम देश के नेताओं ने जनता से डिस्कशन किया था कि आप किस तरह का डेवलपमेंट चाहते हैं, तो उस वक्त वो फिर प्लानिंग कमीशन या जो सब चीजें चली थी। द डेवलपमेंट एरियाज फोकस इमीडिएटली अपॉन इंडिपेंडेंस इंक्लूडिंग, और क्या क्या मेन मोटिव था देश के डेवलपमेंट प्लान्स का? पॉवर्टी रिमूवल, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तभी हमने लैंड सीलिंग लगाई थी, ये याद रखिएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में आ जाएगा। और इसके लिए हमारे विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन भी चलाया था। आप उनके बारे में भी, इसके बारे में भी पढ़िएगा, आंदोलन के बारे में, और विनोबा भावे जी के बारे में भी पढ़िएगा। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड सोशल अपलिफ्टमेंट, ये भी सरकार की मेन पॉलिसीज रही हैं। सोशल अपलिफ्टमेंट में आप रिजर्वेशन भी देख सकते हैं। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज सेटअप ऑन द मॉडल ऑफ द बॉम्बे प्लान के तहत ये बना था। अर्ली स्टेज ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग की शुरुआती, हमने प्लानिंग की कैसे, वो शुरुआती दौर कैसा था? अ मॉडल ऑफ 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किए गए। 12 5 ईयर प्लान चले हैं। पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक था, और 12वां 5 ईयर प्लान 2012 से लेकर 2017 तक था। अब इनके अंदर क्या क्या है वो भी याद रखिएगा। जैसे मैं कुछ में बता देता हूँ आपको। पहले में हमारा एग्रीकल्चर था, दूसरे पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीसरे पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इस तरह से हमारे फर्दर थे। 5वें में हमारा रिमूवल ऑफ पॉवर्टी था। A model of 5 year plan was adopted by the Planning Commission of India 1951 से 56 पहला चला। The budget was divided in, अच्छा ये 5 year plan पाकिस्तान और चाइना ने भी चलाए थे, याद रखिएगा। The budget आई थिंक चाइना ने चलाए थे 1953 में, हमने चलाए 1951 में, एंड पाकिस्तान ने चलाए 1956 में। 1956 और 53 एक बार चेक कर लीजिएगा ईयर, पाकिस्तान और चाइना में भी ये चले थे, ये 100% श्योर है हम। द बजट वाज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल एंड स्टेट्स में बजट बंटता है, आप देख सकते हैं। यूनियन बजट फरवरी में पेश होता है और राज्य सरकार का बजट अलग आता है। बहुत सेंट्रल एंड स्टेट बजट वर सब कैटेगरीज एज प्लान बजट। प्लान बजट वो होता है जिसमें सरकार ने सारी प्लानिंग कर रख होती है, और अनप्लान बजट क्या हो जाता है, जैसे अचानक से भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो उसके लिए तैयार नहीं थे, वो अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर या अनप्लान बजट भी कह सकते हैं। प्लान बजट विच इंक्लूड एक्सपेंसेस इन अकॉर्डेंस विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 ईयर plans। And non-plan budget which involved expenses for the routine
अफेयर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री स्टेट ऑन एन एनुअल बेसिस। ठीक है, याद रखेगा, भूकंप, बाढ़ आना या कुछ और आपदा आ जाना वो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर के अंदर आ जाता है। द 5 ईयर प्लान अनेबल्स द गवर्नमेंट टू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस कर पाए। सरकार को ये 5 ईयर प्लान ने उसकी मदद करी। सरकार की फर्स्ट 5 ईयर प्लान याद रखेगा उस पे एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। डैम्स बनाना, इरिगेशन फैसिलिटी, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लैंड रिफॉर्म्स लाना भारत में। लैंड रिफॉर्म्स में हमने जमींदारा को खत्म किया और रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड किया, पीजेंट टीनेंट वाली सिचुएशन खत्म करी सरकार ने। सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था। द प्राइमरी एरिया ऑफ फोकस वाज इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्रिटिसाइज्ड फॉर क्रिएटिंग वेल्थ इन अर्बन एरियाज एट द कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ रूरल एरिया। इसका क्रिटिसाइजेशन भी होता है कि भाई फैक्ट्रियां तो तुम लगा रहे हो पर प्रकृति को कितना ज्यादा दोहन हो रहा है। बात तो ठीक भी है, पर जब हम बढ़ती हुई जनसंख्या की बात करते हैं, जरूरतों को पूरा करने की, तो फिर एक्सप्लॉयटेशन तो प्रकृति का होना ही पड़ेगा ना तभी। या तो फिर हम पॉपुलेशन को कम करें और वो कंट्रोल कर सकती है सरकार, जैसे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज की तरह, चाइना की तरह इम्प्लीमेंट करके, तभी पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है। थर्ड 5 ईयर प्लान रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। द गाइडलाइंस वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान, क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग अर्बन सेंट्रिक। इसमें सरकार का विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि इसको ये कहा गया कि भाई इस थर्ड 5 ईयर प्लान पे जो सरकार ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की ना, वो मेनली किसके लिए की है? डेवलप्ड के लिए की है, मतलब कि सिटीज के लिए की है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन रेवोल्यूशन। सिचुएशन दैट लीड टू ग्रीन रेवोल्यूशन 1966-67 में एम स्वामीनाथन लाए थे। अब इसको ये स्थिति आई क्यों थी इस ग्रीन रेवोल्यूशन वाली? द फेज ऑफ 1965-67 वाज अ हार्ड हिट फॉर इंडियन इकोनॉमी। के लिए बहुत बुरा समय था क्योंकि फसलें बेकार हो चुकी थी और इरिगेशन की फैसिलिटीज यहाँ पे अच्छी नहीं थी, मैन्यूअल फर्टिलाइजर यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज ऑलरेडी वीक। आर वी राव ने 1948 में ये कहा था कि भारत का एक व्यक्ति 225 रुपीज कमाता है। अब उससे आप अंदाजा लगा लीजिए। 1868 में दादा भाई नारोजी ने कहा था कि भारत का एक व्यक्ति 20 रुपए कमाता है। नेशनल इनकम उन्होंने मापी थी पहली बार, और इस वक्त नेशनल इनकम देश के अंदर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन मेजर करती है। इससे पहले सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को जोड़ के नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बना दी, तो अभी ये नेशनल इनकम मेजर करती है। द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज ऑलरेडी वर्स ड्यूरिंग अर्ली 1960s में। ये बहुत ज्यादा, मतलब कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बहुत खराब था। द हिट टू ऑफ स्वेयर ड्रॉट फेमाइंस फ्रॉम 1965-67 अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश में भुखमरी आ गई थी, ठीक है ना। इन द प्लेस, तुम्हें आप सबको पता होगा, मैं एक डाटा बताता हूँ। दुनिया भर में जितना भी फूड प्रोडक्शन होता है उसका 17% हर साल वेस्ट हो जाता है। अब ये कितने मिलियन टन है ये सोच लीजिए आप, देखिए। जस्ट बिकॉज ऑफ शादियों में ज्यादा बन जाना खाना, या घर में रोजाना वेस्ट खाना बन जाना, या गवर्नमेंट गोडाउन्स में गेहूं खराब हो गया, या किसान के अचानक खेत में खराब हो जाता है, बारिश हो जाती है, उस कारण से 17%, बहुत बड़ा डाटा है ये। इन द प्लेस विद फेमाइन द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स। अब भुखमरी है और फसलें हो नहीं रही हैं, तो देश में क्या होगा? फसलों इन्फ्लेशन आ जाएगा। वही हुआ यहाँ पे भी, क्योंकि याद रखिएगा इन्फ्लेशन जब ही होता है जब देश में एग्रीगेट डिमांड किससे ज्यादा हो जाए? एग्रीगेट सप्लाई से, और इन्फ्लेशन तभी होता है, ठीक है ना। द गवर्नमेंट हैड बीन फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ अ ट्रेड ऑफ food grains across states during that period. As a result, the condition in drought and famine hit areas worsen. और सरकार क्या चाह रही थी कि इस तरह की एक पॉलिसी लाना ताकि उन एरियाओं को बचाया जा सके जहां पे इसका भुखमरी का या फेमाइन का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन की अपनी समस्याएं थी, जैसे मैं थोड़ा शॉर्ट्स में बता देता हूं आपको। ये HYV सीड्स का इसमें उपयोग था, पर वो बहुत एक्सपेंसिव थे। बड़े किसानों ने तो इसका फायदा उठा लिया, छोटे तक बात ही नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव थे और इसमें पेस्ट कीड़े लगने का खतरा बहुत ज्यादा था हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड में। अब फिर फर्टिलाइजर खरीदो, पर फर्टिलाइजर खरीदने के लिए गरीब किसान पे तो पैसा ही नहीं था। इरिगेशन फैसिलिटी से बहुत अच्छी चाहिए होती थी इन बीजों को, पर वो भी अच्छी नहीं थी। तो मेनली इसका फायदा बड़े किसानों को ने उठाया। और फिर इसमें एक और कमी थी, ये 5 फसलों पे था, वीट, राइस, बाजरा, जवार, मेज। तो क्वेश्चन ये आया कि भाई और फसलों का क्या होगा, उनके लिए क्यों नहीं शुरू किया गया? अच्छा, फिर लिमिटेड एरिया में था, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन राज्यों में था जो पहले से ही फर्टाइल है। मतलब वहां पे लॉन्च कर रहे हो, अरे कम से कम वहां पे लॉन्च करते जहां पे भुखमरी है, जहां पे कुछ नहीं है। मतलब फर्टाइल एरिया में आप चेक कर रहे हो तो वहां तो और अच्छा होना ही है। तो इसलिए भारत में आज पंजाब जैसा राज्य इतना ज्यादा, मतलब अच्छी उत्पादकता करता है और संपन्न लोग हैं वहां पे, इन कंपेरिजन टू बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, या और जो पुअर स्टेट्स हैं इंडिया के।
द गवर्नमेंट, ये हो गया। ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। द गवर्नमेंट चेंज इट्स पॉलिसी फॉर ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द कंट्री, सरकार ने बदली अपनी पॉलिसी। द पास्ट पॉलिसी ऑफ गिविंग सपोर्ट टू एरियाज एंड फार्मर्स वर स्टॉप्ड, ठीक है, धीरे धीरे इसको खत्म करा। इन द रिवाइज्ड पॉलिसी, सरकार अपनी नई पॉलिसी में क्या लाई? द फोकस वाज ऑन put on providing resources to financially strong farmers and areas having irrigation facilities so that the, मतलब अमीर किसान को फायदा पहुंचाने वाली बात है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन इंक्रीज एट अ रैपिड पेस। क्यों सरकार ने? अच्छा, सरकार का ये मोटिव था कि भाई अगर हम इस एरिया में इसको और अच्छा कर देंगे जहाँ पे फर्टाइल लैंड है, तो देश में इतना उत्पादक हो जाएगा कि हम कम से कम भुखमरी वाली सिचुएशन को तो एक बार को दूर कर दें। ये ठीक है, हम मानते हैं पॉजिटिव पॉइंट है सरकार का। पर सरकार को दूसरी तरफ ये सोचना चाहिए कि जो राज्य जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है वहां पे भी तो कुछ करो ना कम से कम, ताकि क्या हो सके, इस एरिया का तो विकास हो ही जाएगा किसी ना किसी तरह, उसका भी हो। खैर, फिर सरकार ने जब सेकंड फेज में ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च किया तो फिर उन एरियाज में था, पर तब तक फर्स्ट जो फर्टाइल लैंड वाले एरिया थे वो बहुत आगे निकल चुके थे। फॉर दिस, अब ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर था क्या? हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स था, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का यूज होना था, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, ये सब चीजें थी और ये बहुत महंगी चीजें थी, गरीब किसान इन्हें खरीद नहीं सकता था। ठीक है। द फार्मर्स वर गारंटीड दैट अनसोल्ड प्रोडक्ट विल बी परचेज बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, जो फार्मर के द्वारा प्रोड्यूस्ड होगा माल और अगर वो नहीं बिकता है तो वो सरकार अधीन कर लेगी अपने, मतलब सरकार उसको खरीदेगी। ये बहुत अच्छी चीज थी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप याद जानते ही हैं, एमएसपी सरकार तय करती है। किस लिए करती है? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक फसल है एक्स, उसका रेट 1400 तय किया सरकार ने, तो अब किसान के पास ऑप्शन है, अगर 1400 से ज्यादा का बिक रहा है कहीं पे तो वो जाके वहां पे बेच ले, वरना 1400 का आकर सरकार को बेच दे। इसको एमएसपी वाला कंसेप्ट बोलते हैं। अच्छा, इसके लिए फिर सरकार ने किसानों को फर्टिलाइजर देने के लिए इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन भी ये भी बनाई, इफको, आपने देखा होगा, इसके ऑफिसेज हैं जगह जगह पर। द रिवोल्यूशन आल्दो बेनिफिटेड रिच पीजेंट्स, मैंने आपको बता दिया क्यों रिच वो लोग हुआ, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव थे, गरीब की पहुंच तक पहुंचे ही नहीं है। Yet it resulted in reorganization of the poor peasant as well as incentives for the middle class peasant. व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क से था, ताकि देश में मिल्क का उत्पादन अच्छा हो सके। भारत इतना सक्षम है दुनिया में कि सब, मतलब कि यहाँ पे मिल्क का उत्पादन सबसे ज्यादा है। ड्यू टू द व्हाइट रेवोल्यूशन देयर वाज अ ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड द मिल्क प्रोडक्ट इन द स्टेट, लाइक गुजरात में बहुत ज्यादा हुआ। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी इसमें बहुत बेनिफिट था। क्यों? क्योंकि उसके तहत वहां पे अमूल फैक्ट्री आनंदा में लगी थी, वो सब चीजें थी। द रिवोल्यूशन वाज स्टार्टेड बाय द मिल्कमैन ऑफ इंडिया, वर्गेश कुरियन, आप इनका नाम जरूर याद रखिएगा, कंपटीशन में पूछता है। व्हाइट रेवोल्यूशन इन्होंने शुरू किया था। ही लॉन्च्ड गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन, द पेरेंट कंपनी ऑफ अमूल, ये बनी थी, याद रखिएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपको बता देता हूँ क्या होता है, जहाँ पे सरकार फ्री में, मतलब कम रेट पे लैंड देती है, टैक्स कम लगाती है और डेवलपमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करती है, ताकि न्यू फर्म्स अट्रैक्ट हो और देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। अदर डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं। वेरियस प्राइवेट बैंक भी नेशनलाइज किए गए। भारत में 1969 में 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया, 1980s में 8 बैंकों को किया गया, टोटल 22 बैंक। और फिर अभी आप जानते हैं मर्जर हुआ है कुछ बैंकों का, तो इस वक्त 19 नेशनलाइज बैंक हैं इंडिया के अंदर। एंड स्कीम लॉन्च्ड फॉर द पुअर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, ताकि गरीब वर्ग का भी विकास हो सके। मैनी रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन द प्राइवेट इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ द 1960s, और सरकार ने बहुत सारी रोक लगाई बड़ी इंडस्ट्रीज पे, प्राइवेट इंडस्ट्रीज पे, ताकि क्या किया जा सके सरकार। अच्छा हाँ, थोड़ा सा एक पॉइंट रह गया इसमें, आप उसको भी, 1948 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी वो सही से चल नहीं पाई थी। फिर 1956 में सरकार एक और इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई, जिसके अंदर सरकार ने 3 शेड्यूल में इंडस्ट्रीज को बांटा, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। शेड्यूल ए के अंदर 17 इंडस्ट्रीज रखी सरकार ने, जो किसके, मतलब किसका कंट्रोल रहेगा उन पे? गवर्नमेंट का। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज रखी, जिसपे किसका कंट्रोल रहेगा? प्राइवेट एंड गवर्नमेंट का। और शेड्यूल सी में बची हुई सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट। आज आप महारत्ना, मिनी रत्ना और नवरत्न, जो सरकार की कितनी कंपनियां हैं, आप उसका हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। तो ठीक है गाइज, उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी भी तरीके की, या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे।
और आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहां पे लाइव स्ट्रीम्स या स्ट्रेटजीज पर डिस्कस करना चाहते हैं एग्जाम की, तो वो अलग सिस्टम अवेलेबल है, आप ज्वाइन बटन पे जाके उसको प्लान को चेक कर सकते हैं। और इन नोट्स को आप अपनी नोटबुक में जरूर लिखिएगा, आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा कंपटीशन एग्जाम्स में भी, आइदर फॉर प्रिपेयरिंग फॉर पीसीएस मेंस और यूपीएससी मेंस, दे विल बेनिफिट यू, और यू आर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम, दैट टाइम दे विल आल्सो बेनिफिट यू। तो ठीक है गाइज, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, अपना, अपने फादर मदर और सबका नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद।